तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा में बेहतर से बेहतरीन करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक अच्छी सी रणनीति, क्योंकि एक अच्छा रणनीति ही आपके सफलता के कारण बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित हैं। तो आपको तो मालूम होना ही चाहिए कि 12वीं हिंदी की जो शाखाएं हैं आपको 3 भागों में बढ़ जाती हैं। पहला भाग है आपका पाठ्य पुस्तक, दूसरा आपके पाठ्य पुस्तक में एक प्रतिपूर्ति होता है और तीसरा आपके हो गए हिंदी व्याकरण। पाठ्य पुस्तक की बात की जाए तो 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला वाला हो जाता है आपका गद्य खंड और दूसरा हो जाता है आपका पद्य खंड। दोस्तों, अगर बात की जाए आपके 12वीं हिंदी की शाखा पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा उसके अंक, आखिरकार आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं वो कौन कौन हिस्से से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे अपने गद्य खंड के ऊपर। गद्य खंड की बात की जाए दोस्तों, तो आपको यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है, अर्थात कि आपके यहाँ से 30 अंक प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे नंबर पद्य खंड की बात की जाए तो यहाँ से आपको कुल मिलाकर 28 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक नंबर के बोले तो आपको 28 नंबर तो आपके पद्य खंड से पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए दिंगत प्रतिपूर्ति की तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछे जाते हैं एक नंबर के, तो यहाँ पर आपके 2 नंबर तो प्रतिपूर्ति से मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए आपके हिंदी व्याकरण के तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक नंबर जोड़ा जाए तो आपके यहाँ से 40 अंक प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए आपके बुक से तो कुल मिलाकर गद्य खंड से 30 प्रश्न, पद्य खंड से 28 प्रश्न और दिंगत से 2 प्रश्न, तो पूरे के पूरे आपको 60 अंक प्राप्त होंगे आपके पाठ्य पुस्तक से और 40 अंक प्राप्त होंगे आपके हिंदी व्याकरण से। दोनों को जोड़ा जाए तो कुल मिला के आपके 100 प्रश्न हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपका हिंदी का सिलेबस के न्यू पैटर्न पे आधारित है। अगर दोस्तों बात की जाए कि आखिरकार ये जो 40 अंक के हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी व्याकरण से पूछे जा रहे हैं वे कौन कौन से टॉपिक से होंगे। सबसे पहले गौर करेंगे आपके भाषा विज्ञान से होंगे, आपके वर्ण विचार, आपके शब्द विचार, वाक्य विचार, और इतना ही नहीं बल्कि आपके कारक होने हैं, आपके संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गए, विशेषण हो गए, लिंग हो गए, वचन है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, और इतना ही नहीं बल्कि विपर्यार्थक शब्द जिसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, मुहावरे एवं लोककृतियां हो गए, शुद्ध शब्द हो गया और शुद्ध वाक्य हो गया। ये कुल के कुल क्या है आपके, तो हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स हैं जिससे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो 40 अंक हमें हिंदी व्याकरण से पूछे जा रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए 12वीं हिंदी व्याकरण पे आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा उसके अंक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर करेंगे संधि। संधि से कुल मिला के आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात कि आपको 5 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। समाज से आपको 5 प्रश्न पूछे गए तो 5 अंक आपके समाज से भी प्राप्त हो जाएंगे। उपसर्ग प्रत्यय दोनों को मिलाकर बात की जाए तो 4 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द की बात की जाए तो 3 प्रश्न आपको यहां से पूछे जाते हैं। अलंकार और रस की बात करें तो 3 प्रश्न यहां से भी पूछे गए हैं। और संज्ञा सर्वनाम दोनों की मिला की बात करें तो 3 प्रश्न यहां से पूछे ही पूछे जाते हैं। विलोम शब्द या कह लीजिए विपर्यार्थक शब्द, तो यहां से आपको भी 3 प्रश्न दिखने को मिलेगा। और लिंग वचन कारक की बात करें तो यहां से आपको कुल मिला के 4 प्रश्न मिलेंगे। बात की जाए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो यहां से आपको कुल मिला के 2 अंक प्राप्त होंगे। और कुछ प्रमुख लोककृतियां या कहावतें या मुहावरों की तीनों मिला के बात करें तो कुल मिला के 5 अंक आपको यहां से प्राप्त हो जाते हैं। बात की जाए वाक्य संशोधन की, अर्थात कि आपको शुद्ध वाक्य करने होंगे, तो यहां से कुल मिला के आपको 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। शुद्ध शब्द हो गए, शुद्ध वाक्य हो गए, तो दोनों मिला के आपको 3 अंक यहां से प्राप्त होना ही होना है। अगर दोस्तों आप इन सभी चीजों को
जोड़ेंगे अपनी उंगलियों पे तो कुल मिला के आपको 40 अंक प्राप्त होते हैं हिंदी व्याकरण से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं 12वीं हिंदी शाखा पे आधारित सब्जेक्टिव प्रश्न तथा उसके अंक। आखिरकार कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले गौर करेंगे हम अपने निबंध लेखन पे। दोस्तों अगर आप अपने परीक्षा में निबंध लेखन की बात करें तो 6 प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें से आपको एक ही बनाना है, और अगर आप 6 प्रश्नों में से एक बना देते हैं तो आपको यहां पर 8 अंक प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे नंबर बात की जाए सप्रसंग व्याख्या की तो यहाँ पे आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको 2 ही बनाना होता है, और प्रत्येक प्रश्नों की जो नंबर है आपके 4-4 नंबर मिलेंगे, अर्थात कि आपको सप्रसंग व्याख्या से भी 8 नंबर मिलते ही मिलते हैं। बात की जाए पत्र लेखन के बारे में तो पत्र लेखन से आपको 2 पत्र लेखन मिलेंगे जिसमें से आपको एक ही पत्र लिखना है। अगर आप 2 पत्रों में से एक पत्र लिख देते हैं तो पूरे के पूरे आपको 5 अंक आपके पत्र लेखन से प्राप्त हो जाएंगे। बात की जाए आखिर में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में तो दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न 10 के 10 मिलेंगे, लेकिन आपको 5 ही बनाना होता है। अगर आप 10 प्रश्नों में से 5 बना देते हैं तो प्रत्येक प्रश्नों का नंबर जो है 2 नंबर का होगा। 5 गुने 2 करेंगे तो कुल मिला के आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न से 10 अंक प्राप्त हो ही जाते हैं। बात की जाए लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के बारे में तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो होता है कुल मिला के आपको 6 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको 3 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर देना होगा। अगर आप 3 दे देते हैं तो प्रत्येक प्रश्नों की जो अंक हैं 5-5 नंबर के होते हैं, तो 5 गुने 3 करेंगे तो 5-3-15 अंक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर से मिल ही जाएंगे। बात कर ले लास्ट में संक्षेपण के बारे में। संक्षेपण से आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको एक ही बनाना होता है। अगर 2 संक्षेपण में से एक संक्षेपण बना लेते हैं तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 4 अंक प्राप्त होते ही होते हैं। तो ये रहा आपका पूरे के पूरे सब्जेक्टिव पर आधारित प्रश्न तथा उसके अंक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन कौन से पाठ हैं, उसके क्या क्या नाम है, उसके कौन कौन से लेखक और कवि हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए हम अपने गद्य खंड के बारे में तो गद्य खंड में आपको कुल के कुल 13 पाठ देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात की जाए प्रथम पाठ के तो इसका नाम है बातचीत, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए दूसरे पाठ का तो इसका नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों बात करें तीसरे पाठ की तो इसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। बात की जाए चौथे पाठ की तो इसका नाम है अर्धनारीश्वर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए पांचवें पाठ की तो इसका नाम है रोज, जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अयज्ञ जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए छठवें पाठ की तो इसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जो कि हमारे शहीद आलम अर्थात कि शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए सातवें पाठ की तो इसका नाम है ओ सदा नीरा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए आठवें पाठ की तो इसका नाम है सिपाही की मां, जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए प्रगीत और समास के बारे में तो यह नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और 10वें पाठ का नाम है जूठन, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए 11वें पाठ की तो इसका नाम है हंसता हुआ मेरा अकेलापन, इसका लेखक जो है मलियत जी हैं। और बात की जाए 12वें पाठ की तो इसका नाम है तिरिच, जो कि उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात की जाए आखिरी पाठ अर्थात कि 13वां पाठ के बारे में तो इसका नाम है शिक्षा, जो कि जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। दोस्तों जैसे कि आपने अभी अभी संपूर्ण गद्य खंड के पाठ और उसके लेखक के बारे में जाना, अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पद्य खंड है उसमें कितने ऐसे पाठ हैं, उसके क्या क्या नाम है और उसके कौन कौन कवि हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम अपने
पद्य खंड के प्रथम पाठ के बारे में, तो इसका नाम है कड़बक, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात करें पाठ नंबर दूसरे की, तो इसका नाम है पद, जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया पद है। और तीसरे में भी आपको मिलेंगे पद, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखा गया पद है। बात कर ले चौथे पाठ की, तो इसका नाम है छप्पै, जो कि नाभादास जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और बात की जाए पांचवें पाठ की, तो इसका नाम है कवित्त, जो कि भूषण जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात कर ले छठवें पाठ की, तो इसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया पाठ है। और बात कर ले सातवें पाठ की, तो इसका नाम है पुत्र वियोग, जिसके कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बात कर ले आठवें पाठ की, तो इसका नाम है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया पाठ है। और बात करें नौवीं पाठ के बारे में, तो इसका नाम है जन जन का चेहरा एक, जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और 10वीं पाठ का नाम है अधिनायक, इसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। और बात कर ले 11वां पाठ के, तो इसके नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जो कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया पाठ है। बात कर ले 12वीं पाठ के बारे में, तो इसका नाम है हार जीत, जो कि अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया पाठ है। और बात कर ले आखिरी पाठ अर्थात कि गांव के घर के बारे में, तो इसके जो कवि हैं उनका नाम है ज्ञानेंद्रपति जी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी अभी देखा कि ये जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक के पदखंड के आपके पाठ हैं और इसके जितने भी कवि हैं उसके नाम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिंगट 100 मार्क्स हिंदी के बुक में जो आपके प्रतिपूर्ति है वहां से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिरकार वो कौन कौन हिस्से से। तो सबसे पहले गौर करेंगे रस्सी का टुकड़ा, जो कि आपको दिंगत प्रतिपूर्ति में एक छोटा सा पार्ट है, वहां से कलर की मौत और पेशगी, ये तीनों टॉपिक से आपको 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिंगत प्रतिपूर्ति से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि गद्य खंड के हिस्सों से आपको कुल मिलाकर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पद्य खंड के हिस्सों से कुल मिला के 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दिंगत प्रतिपूर्ति से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी को अगर जोड़ा जाए तो 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए और 40 आपके हिंदी व्याकरण के हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और फिर सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बनाने मात्र 50 ही हैं और 50 आपके सब्जेक्टिव वाले हो गए। तो 50 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर बात करें तो कितने हो गए बाबू? कुल मिला के आपके 100 मार्क्स के हिंदी हो गए। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। So guys, thanks for watching. Do like, subscribe and share with your friends.